नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको स्टैटिक जीके का टॉपिक है और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको विभिन्न प्रतियोगी एग्जामों में पूछे गए जो प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। और इस एनालिसिस का फायदा यह होगा कि आपको आगामी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें आपको काफी ज्यादा फायदेमंद होंगे। जैसे आपको रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, इसके अलावा जो भी डिफेंस एग्जाम है, इसके अलावा और भी प्रतियोगी परीक्षाएं, उसमें आपको ये सारे टॉपिक जो है काम आने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है। देखिए कह रहा है यकृत, उसके बाद है आपको अधिविरी ग्रंथि, इसके अलावा आपको अग्नाशय, थायराइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा, वो आपको अग्नाशय हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सर अगर अग्नाशय ऑप्शन में नहीं रहे तो क्या होगा, तो इसका अंग्रेजी नाम जो होता है वो आपको पैनक्रियाज होता है, ठीक है ना, जो आपको क्या करता है, इंसुलिन पैदा करती है, ठीक है ना। तो एक का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। और यकृत के बारे में एक चीज याद रखिएगा, यह मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा क्या है कि आपको ग्रंथि है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे कि फुल एनालिसिस नहीं करेंगे, शॉर्ट एनालिसिस करेंगे ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम लोग कवर कर सके। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में। क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किससे कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उसके बाद है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मार्ले, उसके बाद है आपको लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो देखिए, तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है वो आपको कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। तो यहाँ से एक बात आती है कि सांप्रदायिक निर्वाचन कहने का मतलब हुआ क्या। तो आप सभी को पता होगा कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो है वो आपको 1909 में आता है, ठीक है ना। ये जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है 1909 में जब आता है तो इसके द्वारा क्या होता है कि मुस्लिमों को जो होता है पृथक निर्वाचन का जो होता है वो आपको अधिकार दिया जाता है, ठीक है ना। पृथक निर्वाचन कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस क्षेत्र में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया था उस क्षेत्र में कैंडिडेट भी क्या होंगे, मुस्लिम होंगे, और वोट देने वाले भी क्या होंगे कि आपको मुस्लिम होंगे। मतलब कि सीधे समझ आइए कि जिसको पृथक निर्वाचन दिया जाता है उसमें उसी जाति वर्ग से संबंधित लोग क्या करते हैं कि आपको चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है 1909, इसको तैयार किया था कौन, तो यह आपको मार्ले और मिंटो दोनों ने मिलकर, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो ये भी आपको याद रखना है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, इसी को जो है वो आपको बोला जाता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसमें कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मार्ले कौन था। तो देखिए, मार्ले उस समय जो था भारत का सचिव था और मिंटो जो था वो आपको भारत का वायसराय था। तो इस दोनों ने मिलकर एक सुधार अधिनियम बनाया, उसी को कहा गया भारत परिषद अधिनियम 1909। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, तो आपको लॉर्ड मिंटो को। फिर है यहाँ पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्या है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो देखिए, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही क्या हुआ था कि आपको ब्रिटिश क्राउन के समय में आपको क्या हुआ था कि द्वैत शासन जो था वो आपको लागू किया गया था, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 2 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत में सबसे पहले जो है सांप्रदायिक निर्वाचन जो है किसके लिए लाया गया था, तो हम कहेंगे मुस्लिमों के लिए, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 3 में। क्या कह रहा है, सुनिए, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान जो है कब अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 24 जनवरी 1950। तो देखिए, तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो आपको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारत का राष्ट्रगान है क्या। तो देखिए, भारत का राष्ट्रगान जो है जनगण मन है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो याद रखेंगे कि भारत के राष्ट्रगान के जो रचयिता है वे आपको रविन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था, 1911 में। याद रखिएगा कि राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया जाता है, 1911 में, कलकत्ता अधिवेशन में, जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है इसी में इसको गाया जाता है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि राष्ट्रगान जो है मूलतः किस भाषा में लिखा गया था। तो साथियों, राष्ट्रगान जो है मूलतः वो आपको बंगाली भाषा में क्या किया गया था, लिखा गया था। लेकिन 1918 में इसी का क्या हुआ था, अंग्रेजी अनुवाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही किया गया था, द गुड मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। तो राष्ट्रगान को जो अपनाया था, कौन अपनाया था, तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए।
26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो होता है वो आपको पूर्ण रूप से क्या होता है कि आपको लागू होता है। इसे याद रखना है। 15 अगस्त 1947 को देश हमारा क्या हुआ था कि आपको आजाद हुआ था। तो यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। और राष्ट्रगान के जो गायन की अवधि है वो आपको कितना है, 52 सेकेंड है। ये तो सभी लोगों को पता होगा, लेकिन इसके जो अर्ध गायन अवधि है वो क्या है, यानी कि राष्ट्रगान के जो अर्ध गायन अवधि है वो क्या है, तो वह है साथियों आपको 20 सेकेंड। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वह आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, सी कह रहे हैं, यह आपको डी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा 3 का। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, जो हमारा चौथा नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इसमें हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा 1953 में एक आयोग क्या किया गया था, गठित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है आपको सैयद फजल अली, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको फजल अली। फिर यहाँ से एक बात आती है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो आपको कब बना था, तो साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो आपको 1953 में बनती है। और यह आयोग जो है अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को जो सौंपता है वह कब सौंपता है, ये भी तो पूछा जाएगा। तो यह अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में भारत सरकार को क्या करती है कि आपको सौंपती है, और उसके बाद इस रिपोर्ट पर अमल किया जाता है। और उसके बाद 1956 में क्या होता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो आपको बन जाता है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है राज्यों का गठन कैसे हुआ है, ठीक है ना, तो हम कहेंगे भाषा के आधार पर। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हुआ था, तो हम क्या कहेंगे कि आपको भाषा के आधार पर, ठीक है ना। और भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने वाला जो पहला राज्य था वो आपको आंध्र प्रदेश था, और भाषा के आधार पर बनने वाला भी जो पहला राज्य था वो आपको आंध्र प्रदेश था। तो इन चीजों को याद रखिएगा। उसके बाद है महात्मा गांधी, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। ये 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में एक बार अध्यक्ष बने थे। जवाहरलाल नेहरू जो है आजादी से पहले 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक आपको 1929 में, 1936 में, उसके बाद आपको 1900 कितना में, तो आपको 37 में। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर आपका एक प्रश्न आएगा कि बताइए कि 1936 का जो अधिवेशन है कहाँ हुआ था, 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1937 का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखिए 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, इसको आपको याद रखना है। 1936 का अधिवेशन जो है वो आपको लखनऊ में हुआ था। 1937 का अधिवेशन जो है वो आपको फैजपुर में हुआ था। और फैजपुर अधिवेशन कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन है जो आपको गांव में हुआ था। उसके बाद है इधर सुभाष चंद्र बोस जी, ये आपको 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब कब बने, तो ये आपको 1938 में और 1939 में कांग्रेस के क्या बने थे कि आपको अध्यक्ष बने थे। तो साथियों 1938 का अधिवेशन जो है वो आपको हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा यानी गुजरात में। 1939 का अधिवेशन जो है त्रिपुरी यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। और गांधी जी से मतभेद के कारण ये क्या होता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पद दे देते थे। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये जो देख रहे हैं 4 नंबर प्रश्न, साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो आपको क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो होगा वो आपको ये हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। तो यहाँ से जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है सारे चीजों को बढ़िया से देख लेना। चलिए अब हम चलते हैं 5 में, क्या कर रहे हैं सुनिए। कह रहा है कि राजनीतिक दलों में राजनीति के अपराधीकरण पर एक बहस के मध्य में अनैतिक राजनीतिक कार्य रोकने के एक आरंभिक उपाय के रूप में प्रति कर्तव्य च्युति कानून डॉट के माध्यम से लाया गया था। मतलब सीधे समझ जाइए कि प्रश्न इतना बड़ा है लेकिन लिखा गया इतना बड़ा है, लेकिन इसका सेंस यही है कि आपको दल बदल कानून जो है वो आपको कब आया था, किस संशोधन के द्वारा आया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों इसका सही आंसर जो हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। और इसी के द्वारा संविधान में क्या होता है कि आपको 10वीं अनुसूची जो है वो आपको जोड़ा जाता है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानूनों का उल्लेख किया गया है। और ये जो दल बदल कानून है वो किस पर लागू होता है साथियों, तो यह आपको सांसदों और विधायकों पर क्या होता है कि यह कानून जो होता है वो आपको लागू होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो क्या कहेंगे, सांसदों और विधायकों पर। और इसमें एक संविधान संशोधन और इम्पोर्टेंट है, वह है आपको 51वां संविधान संशोधन। यह कब होता है, तो यह आपको 2003 में होता है। और इस संशोधन के द्वारा कहा जाता है क्या कि मंत्रिपरिषद में, ठीक है ना, यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो संख्या होगी वो 15% से अधिक नहीं होगी लोकसभा के कुल सीटों का, ठीक है ना। तो जैसे देखिए कि लोकसभा में 545 सीटें अभी है,
तो अभी मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? तो 545 का 15% जो है वो आपको निकाल दीजिए, उतना ही होगा। तो यह अधिनियम कब आया था? तो आपको 2003 में किस संशोधन के द्वारा? तो आपको 51वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 6 में, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बनाया था? ऑप्शन ए कह रहा है, देखिए, खेरा सत्याग्रह, उसके बाद है असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। तो देखिए, तो सबसे पहले जान लीजिए कि खेरा सत्याग्रह हुआ कब था? तो यह आपको 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चलता है। रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 में आया था। लेकिन आपके प्रश्न के हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो आपको रॉलेट एक्ट होगा। और रॉलेट एक्ट को गांधी जी जो है वो आपको क्या कहते हैं? तो आपको काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है ना। तो इसी से गांधी जी को जो होती है वो आपको एक अलग पहचान जो होती है वो आपको भारत में क्या होती है कि आपको मिलती है। फिर यहाँ से एक बात आती है, असहयोग आंदोलन क्या है? तो गांधी के द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन था। खेरा जो था वो आपको एक किसान आंदोलन था, जो कि आपको गांधी जी के नेतृत्व में ही 1918 में क्या हुआ था कि आपको सफल हुआ था। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और गांधी जी भारत में जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग करते हैं वो आपको चंपारण सत्याग्रह से करते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 6 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग बताएंगे, क्योंकि ये जितने भी आपके पास ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, टोटल के टोटल जो है किसी न किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। और जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, वो आपके लिए काफी फायदेमंद होते हैं। और यहाँ से जो एनालिसिस आपको करके दिया जा रहा है, अगर आप सारे चीजों को बढ़िया से कंटिन्यू देखते हैं तो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 7 में, क्या कर रहा है सुनिए। तो साथियों 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है वो आपको कम है? तो साथियों दिए गए ऑप्शन में सबसे कम जो प्रतिरोधकता है वो आपको किस में है जानते हैं? चांदी में। यानी कि रोकने का, यानी विद्युत रोकने का जो सबसे कम कह रहा है कि आपको कौन सा ऐसा पदार्थ है, तो आपको चांदी है। इसका मतलब हो गया कि चालकता अधिक होगा। तो यहाँ से याद रखिएगा कि प्रतिरोधकता जो है वो आपको इसकी क्या है? कम है। क्या है? प्रतिरोधकता सबसे कम चांदी का होता है। और चालकता पूछेंगे कि सबसे अधिक किसका होता है, तो वह आपको किसका होगा जानते हैं? तो आपको चांदी का। क्या हो जाएगा? चांदी का। जैसे आप लोग पढ़े होगा कि सबसे अधिक चालकता किस धातु का होता है, तो हम क्या कहते हैं? चांदी का। प्रतिरोधकता सबसे कम कहेंगे तो वो आपको चांदी का। तो इस प्रकार से जैसा भी प्रश्न पूछा जाए आपके एग्जाम में आप इसे देख लीजिएगा। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब हम चलते हैं 8 में, क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले ऊपर दे रहा है अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद है पूना समझौता, उसके बाद है गोलमेज सम्मेलन। तो सबसे पहले इसको कैसे व्यवस्थित कीजिएगा? लाइन से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जान लीजिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में जो होता है वो आपको नवंबर के महीना में। पूना समझौता जो होता है 24 सितंबर 1932 को। और अगस्त प्रस्ताव 1940, क्या है? 40। तो देखिए, तो सबसे पहले इसको हम कैसे क्रमबद्ध करेंगे? तो देखिए, तो सबसे पहले होगा यहाँ पर पूना समझौता। क्या हो जाएगा? पूना समझौता। तो 2 नंबर सबसे पहले होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि नवंबर में होता है। तो 2 के बाद क्या हो जाएगा? 3। अब बच गया क्या? 1। तो देखिए किस ऑप्शन में 2, 3, 1 है? तो देखिए 2, 3, 1 जो है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में क्या होते हैं कि आपको अब पूछे जाते हैं। अब जो है आपको मतलब डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव करके नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 9 में, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उच्च अभिक्रियाशील धातु जो है कौन है? तो देखिए, तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो सबसे उच्च अभिक्रियाशील धातु है वो आपको जास्ता है। क्या है? जास्ता है। हालांकि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु की अगर बात करेंगे तो आपको पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है। और सबसे कम में आता है सोना और प्लेटिनम। तो देखिए कि अभिक्रियाशील धातु कौन कौन है, इस पर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि आपको बात करेंगे। तो देखिए, तो साथियों इसमें जो अभिक्रियाशील धातु है सबसे अधिक वो आपको पोटेशियम है। इसके अलावा देखिए पोटेशियम के अलावा सोडियम है, ठीक है ना, कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अल्युमिनियम है, कार्बन है, जिंक है, आयरन है, टीन है। ये सब जो है आपको क्या है? अभिक्रियाशील धातु है। इसके अलावा इधर देखिएगा तो आपको क्या मिलेंगे? लेड हो गया, सीसा, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है ना, जिसको आप लोग तांबा कहते हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो ये सब ऐसे धातु है जो आपको अभिक्रियाशील है। क्या है? अभिक्रियाशील है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे उच्च अभिक्रियाशील कहेंगे तो ये आपको कौन हो जाएगा?
तो आपको पोटेशियम है, सबसे कम में कहेंगे तो वो आपको प्लेटिनम और इसके अलावा आपको गोल्ड। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो वहीं आपका प्रश्न क्या करा, पहले समझिए कि निम्नलिखित में मतलब जो ऑप्शन दिए गए उसमें उच्च अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो आपको जस्ता है। क्या है? जस्ता है, क्योंकि देखिएगा इस चार्ट को, तो जस्ता के बाद ही जो है वो आपको सब जो है वो आपको आया हुआ है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी यानी कि डॉकयार्ड थी, बंदरगाह का प्रमाण जो है मिला है, वो पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए कर रहा है धौलावीरा, ऑप्शन बी लोथल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल। तो लोथल जो है कहाँ से मिले हैं? तो गुजरात से, ठीक है ना। तो इससे भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। धौलावीरा यह भी आपको गुजरात से मिला है, ये याद रखना है। कालीबंगा जो है ये आपको राजस्थान से मिला है। ये सब जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है कि आपको नगर है। बनवाली जो है वो आपको कहाँ से मिला है? तो साथियों बनवाली जो है ये आपको हरियाणा से मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता थी, जिसका विस्तार जो है अभी के भारत, पाकिस्तान और आपको अफगानिस्तान, ठीक है ना। जैसे आप लोग जानते होइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल जो है वो आपको अफगानिस्तान से भी मिले हैं। कौन कौन? तो जैसे आपको सोरतुधई हो गया, क्या हो गया? सोरतुधई। इसके अलावा मुंडी काक, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि मुंडी काक और सोरतु भाई जो है वो आपको कहाँ से मिला है, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो यह आपको अफगानिस्तान से जो है वो आपको मिला है। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा 1000 से अधिक स्थल जो है वो आपको भारत से मिले हैं। 500 से अधिक स्थल जो है मतलब पाकिस्तान से मिले हैं। तो ज्यादा हमको याद नहीं रखना है, ठीक है ना। और जो भी इंपोर्टेंट नगर सब है ज्यादातर मुख्य रूप से आरंभिक नगर सब, वो सब ज्यादातर जो है पाकिस्तान से मिले हैं। जैसे आपको हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, क्या हो गया? मोहनजोदड़ो हो गया। इसके अलावा आपको सूतकांगेडोर हो गया, चन्हूदरो हो गया, ठीक है ना। तो ये सब जो है ज्यादातर कोटिदीजी, ये सब जो है आपको पाकिस्तान से मिले हैं। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो सबसे अधिक हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं वो आपको गुजरात से मिले। तो साथियों 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 11 में। क्या कर रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि इल्बर्ट विल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था। तो देखिए तो इल्बर्ट विल जो था ना विवाद, इससे जो है वो आपको लॉर्ड रिपन जो है वो आपको जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इल्बर्ट विल आया कब था। तो साथियों इल्बर्ट विल जो है ना वो आपको 1883 ईस्वी में क्या था कि आपको आया था। और इल्बर्ट विल था क्या? तो यह आपको एक फौजदारी कानून था। क्या था? फौजदारी कानून था, ठीक है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है कि ये जो आप देख रहे हैं इल्बर्ट विल, यह क्या था? तो कहेंगे कि यह एक फौजदारी कानून था, जिसके तहत क्या किया गया था कि आपको जो प्रेसिडेंसी इलाका है, ठीक है ना, उसका जो नियंत्रण है वो आपको उच्च न्यायालय के अधीन कर दिया गया था। जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाका है उसका प्रशासन जो है मुगलों के अधीन कर दिया गया था, ठीक है ना, न्याय वाली व्यवस्था। तो इसी को लेकर क्या है कि आपको मतलब कि यह विवाद जो था आपको उत्पन्न हुआ था, ठीक है ना। और लॉर्ड रिपन को हम लोग भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं कि आपको जनक कहते हैं, ठीक है ना। और इसी के समय में क्या होता है कि भारत में अस्थायी रूप से जनगणना की शुरुआत होती है। लॉर्ड कर्जन यह बंगाल विभाजन करने के लिए क्या होता है कि आपको जाना जाता है। बंगाल का विभाजन इसने 1905 में किया था, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद है लॉर्ड लिटन, इसके समय में जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लाया गया था। सबसे ज्यादा इसी के लिए जाना जाता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के लिए। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। इसको आपको लिख लेना है क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। उसके बाद है लॉर्ड मेयो, इसके समय में साथियों जनगणना की क्या होती है कि आपको शुरुआत होती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए कि जनगणना की शुरुआत भारत में जो है वो आपको कब हुई थी, तो 1872 में। और यह शुरू करने का श्रेय जो जाता है किसको जाता है? तो कहेंगे लॉर्ड मेयो को जाता है। तो उम्मीद है कि सारे साथियों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। तो 11 का जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो आपको क्या हो जाएगा? तो यह आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 12 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास थी क्या। तो थानेसर के आसपास का क्षेत्र जो था वो आपको कुरुक्षेत्र था, जो आपको घग्गर नदी के तट पर क्या था कि आपको स्थित था, ठीक है ना। थानेसर जो है घग्गर नदी के तट पर था, ठीक है ना। और इसी के आसपास का इलाका जो है आपको कुरुक्षेत्र था। तो यहाँ से एक बात आती है कि हर्षवर्धन जो है वो आपको कौन था? तो यह आपको पुष्यभूति वंश का क्या है कि आपको राजा था, ठीक है ना। और थानेसर को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। और छठी बौद्ध संगति का आयोजन जो है इसी के काल में जो है वो आपको हुआ था, ठीक है ना। और यह मुख्य रूप से हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में क्या किया था कि आपको शासन किया था। तो 12 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं अंबाला, भिवानी, पंचकुला, ये सब जो है आपको हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है ना। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब हम चलते हैं 13 में। क्या कह रहा है सुनिए।
1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी डॉट डॉट का मिश्रण है। हालांकि गांधी जी भी एक अपनी इच्छा व्यक्त किए थे कि भारत की जो राष्ट्रभाषा हो वो आपको हिंदुस्तानी हो, क्या हो, हिंदुस्तानी हो। तो ये जो हिंदुस्तानी भाषा है वो किसका मिश्रण है, ये पूछा जा रहा है। तो साथियों यह आपको हिंदी और उर्दू का क्या है कि आपको मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका, ये आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। अभी भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, जो भी भाषा है राजभाषा है। क्या है, राजभाषा है, यानी कि हिंदी जो है ना भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज ही है सब, ठीक है ना। तो इसे आपको देख लेना है। चलिए, तो 13 का सही आंसर जो हो जाएगा बी। 14 में क्या करा है, करा कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर दोदा बेटा स्थित है। तो साथियों दोदा बेटा जो है वो आपको नीलगिरी पर क्या है कि आपको स्थित है, ठीक है ना। और इस दोदा बेटा जो चोटी है इसकी जो ऊंचाई है वो आपको 2600 क्या है कि आपको 37 मीटर है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। दोदा बेटा की ऊंचाई अगर पूछेंगे तो कितना, तो आपको 2637 मीटर। तो इस बात को याद रखना है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेंगे तो वो हो जाएगा आपको अनामुदी। क्या है, अनामुदी, जिसकी ऊंचाई जो है वो आपको 2695 मीटर के आसपास है। इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यह पश्चिमी घाट पर्वत पर क्या है कि आपको स्थित है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है, तो क्या कहेंगे, अनामुदी। जबकि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो क्या कहेंगे, तो आपको दोदा बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे जो प्रश्न है आपके एग्जाम में जो होते हैं पूछे जाते हैं, तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न में। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि एशियन खेल 2018 पुरस्कार के लिए किसे सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी नामित किया गया है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है मैरी कॉम, रिकॉक इकी, बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु। तो इसमें जो है सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो घोषित किया गया था वो आपको रिकॉक इकी को। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर रिकॉक इकी जो है वो किस देश का है। तो रिकॉक इकी जो है सर यह आपको जापान का जो है वो आपको एक तैराक है। क्या है, तैराक है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि सर पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई है। तो देखिए तो ये जो है आपको बैडमिंटन से जो है वो आपको जुड़ी हुई है। वहीं आपको बजरंग पुनिया जो है वो आपको कुश्ती से जो है जुड़े हुए हैं। मैरी कॉम जो है वो आपको मुक्केबाजी से जुड़े हुए थे। कभी कभी ये सब भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखिएगा। मैरी कॉम जो है 2012 में क्या किया था कि आपको लंदन ओलंपिक में जो है आपको कांस्य पदक जीती हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद है पीवी सिंधु, यह आपको 2016 के जो रियो ओलंपिक था उसमें इन्होंने क्या किया था कि रजत पदक जो था वो आपको जीता था। वहीं आपको 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ये कांस्य पदक क्या किए थे कि आपको जीते थे। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। और 2018 में जो एशियन खेल का आयोजन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था, तो यह आपको मतलब इंडोनेशिया के जकार्ता और पालमबैंग में जो है आपको संयुक्त रूप से हुआ था। अगर आपको नहीं याद रहे तो बस इतना याद रखिए कि 2018 का एशियाई खेल जो है इंडोनेशिया में हुआ था और ये जो 2023 में एशियाई खेल का आयोजन जो होने वाला है वो आपको चीन में होने वाला है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 15 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 16 में क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि अग्र मस्तिष्क के डॉट डॉट के लिए विशेषज्ञ है। अग्र मस्तिष्क जो होता है ना देखने के लिए, मस्तिष्क में वैसे 3 भाग होता है, ठीक है ना। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है पश्चिम मस्तिष्क मस्तिष्क और एक जो होता है आपको मध्य मस्तिष्क। तो इसमें से जो अग्र मस्तिष्क होता है ना वो आपको देखने के लिए क्या होता है कि आपको विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है ना। तो 16 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 17 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निर्माणाधीन मुंबई, ठीक है ना, अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का बिलियन डॉट डॉट द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए तो इसका जो बिलियन है जापान के द्वारा जो है आपको किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो है इसको 2022 तक क्या है कि आपको चलना था, लेकिन इसमें डिले हो गई और यह आपको 2026 में अब कंप्लीट होगी। तो यहाँ से बात आती है कि ये जो आप देख रहे हैं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, ठीक है ना, इसकी जो लंबाई है वो क्या है। ये जो परियोजना है इस परियोजना के तहत जो है आपको 508 किलोमीटर के तहत जो होगा वो आपको क्या किया जाएगा कि बुलेट ट्रेन जो है आपको चलाई जाएगी। और इस परियोजना का जो लागत है वो आपको कितना है, तो आपको 1,08,000 करोड़ जो है इसकी क्या है जानते हैं कि आपको मतलब की लागत है। यानी कि मुंबई से अहमदाबाद तक जो बुलेट ट्रेन चलेगी उसका जो आपको एक एस्टिमेट है वो कितना है, तो आपको 1,08,000 करोड़ है। तो इसे आपको देख लेना है, ठीक है ना। दूरी कितना तय करेगा, तो 508 किलोमीटर। और इस सेमी स्पीड हाई ट्रेन के बन जाने से क्या होगा कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी जो है वो आपको 2 घंटे में क्लियर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 18 में क्या कह रहे हैं।
कह रहा है कि चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, जो कि आपको पंजाब और हरियाणा दोनों की उच्च न्यायालय है, इस इमारत का डिजाइन जो तैयार किया था, कौन किया था? एडविन लुटियंस। तो देखिए इनका संबंध ज्यादातर दिल्ली से है, ली कार्बूजियर होगा। क्या हो जाएगा? ली कार्बूजियर। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। और ली कार्बूजियर जो है वो आपको चंडीगढ़ को काफी अच्छे रूप से क्या किए थे, कि आपको विकसित किए थे, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। 18 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी। चलिए 19 में क्या कर रहा है और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप बताएंगे। देखिए कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन डॉट डॉट द्वारा शुरू किया गया था। तो साथियों होम रूल यानी स्वशासन, मतलब उसको कहेंगे हम लोग होम मतलब घर, ठीक है ना। और रूल मतलब क्या हो गया? शासन। यानी कि होम रूल लीग आंदोलन जो है वो आपको किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कहेंगे एनी बेसेंट के द्वारा। कब शुरू किया गया था साथियों? 1916 में। तो इनके द्वारा जो शुरू किया गया था वो आपको मद्रास में। और इसके अलावा इसमें एक व्यक्ति का नाम और आएगा, वो व्यक्ति है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है महाराष्ट्र में जो है होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद है महात्मा गांधी। इनके बारे में आपको बहुत चीज याद रखना है। सबसे पहले इन्हीं के जन्म दिवस पे 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो होते हैं मनाए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाए जाते हैं। तो आपके एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए आप उसे बढ़िया से देख लोगे, ठीक है ना। तो 19 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 20 में। 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो साथियों भारत का जो स्कॉटलैंड है ना वह आपको कोडगू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोडगू को। और कोडगू जो है वो आपको कहाँ है जानते हैं? तो यह आपको कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों आज हम क्या किए कि आपको इस एनालिसिस के तहत 20 जो है आपको एमसीक्यू प्रश्न जो है वो आपको हम किए हैं। कल जो है हम फिर क्या करेंगे कि 20 और प्रश्नों का जो है हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। और आपको हमेशा जो है स्टैटिक जीके का जो है वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और साथियों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करेंगे। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।